हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो क्लास 12th के लिए जब हमने लास्ट क्लास में बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसके अंदर हमने अल्फ्रेड वर्नर का जो थ्योरी है उसके बारे में बात की थी और डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में बात की थी। ठीक है भाई, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाओ देखो उस वीडियो को। हम बढ़ते हैं आगे उसके अंदर। जिन्होंने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है वो ये वाली देखेंगे तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन चलो फिर भी आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आगे की चीज़ें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम आगे करने वाले हैं वो कुछ टर्म्स हैं जो आपके डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम्स के अंदर क्या कर ली जाती हैं, वैसे कि वैसे 1 नंबर के अंदर 2 नंबर के अंदर पूछ ली जाती हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको हर एक टर्म का मीनिंग आना चाहिए। कुछ 1-2 जो टर्म्स हैं वो हम पहले कर भी चुके हैं और आपको ध्यान भी है उन टर्म्स का मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा और अच्छे से उनको पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले जो टर्म की हम बात करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आई गेस ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाली जो टर्म है ये तो सबको पता होगी। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्या होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि पिछली वाली वीडियोस के अंदर कि ये क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है पीछे वाली वीडियोस वो समझ लीजिए। देखिए भाई, मैंने पीछे अल्फ्रेड वर्नर वाला एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर NH3 लिया था यहाँ पे। ठीक है, उसकी जगह पे मैं NH3 ले लेती हूँ अभी। अब देखिए है क्या, पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर बंद है और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है इसी को बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है भाई, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी सारी चीज़ें होती हैं या जितनी जो भी टर्म्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन जो भी होते हैं उन सबको बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम सेकेंड, जो कि है क्या, कोऑर्डिनेशन, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेशन, इट्स सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल या फिर एटम। ठीक है भाई, सेंट्रल मेटल या फिर एटम। अब होता क्या है ये सेंट्रल मेटल या फिर एटम, देखिए इसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम ले लेते हैं, आगे बढ़े इसी के अंदर, तो ये हमारे पास में क्या है, कोबाल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये कोबाल्ट है और इसके साथ में हमारे क्या जुड़ रहे हैं, लिगेंड जुड़ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ NH3 जोड़ा है हमने, यहाँ पे NH3, ये यहाँ पे NH3, ये हमारा कोबाल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जुड़े हुए हैं क्या, Cl। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कौन करते हैं, लिगेंड्स। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए मैंने पीछे भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो कोबाल्ट होता है इसे ही बोला जाता है क्या, सेंट्रल मेटल या फिर इसे बोला जाता है क्या, एटम। ठीक है भाई, और ये जो साइड में जुड़े हुए रहते हैं इन्हें बोला जाता है क्या, लिगेंड्स। क्या बोला जाता है इन्हें, लिगेंड्स, या फिर साइड एटम्स भी बोल दिया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ किया जाता है वो होता है क्या, लिगेंड्स। समझ आ गई ये चीज़। सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वो हमेशा बीच में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के साथ में क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं। ये लिगेंड इसे क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लिगेंड इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो एरो किस तरफ बनेगा, लिगेंड इसे दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं इसलिए एरो इसकी तरफ बनेगा। ठीक है भाई, होता क्या है, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम होते हैं इनको हमें एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, वो होती है लेविस एसिड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लेविस एसिड बोला जाता है इन्हें लेविस एसिड क्यों बोला जाता है, इन्हें तो लेविस एसिड बोला जाता है, लिगेंड्स को लेविस बेस बोला जाता है। सबसे पहली चीज़, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसे लेविस एसिड क्यों बोला जाता है, आप पहले ये सोचिए कि लेविस एसिड एक्चुअली में होते क्या है। देखिए भाई, लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे, लेविस बेस होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये तो। ठीक है, तो लेविस एसिड और लेविस बेस होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो हमेशा लेविस एसिड कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा लेविस बेस कहलाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। आगे ये चीज़, इसी के अंदर आपके पॉइंट क्लियर हो गए सेंट्रल मेटल एटम का, और इसी के अंदर आपके पॉइंट क्लियर हो गया लिगेंड का। ठीक है भाई, लिगेंड मैंने बता दिया है, लिगेंड क्या होते हैं, जो साइड में एटम्स जुड़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, लेविस बेस कहा जाता है। चलिए भाई, अब एक चीज़ और बताऊं आपको, लिगेंड्स जो होते हैं उनके अंदर एक और चीज़ आती है, वो होती है उनकी डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है,
कौन सा लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है या उसकी लिगेंडिसिटी कितनी है, ठीक है, उसको बोला जाता है उसकी डेंटिसिटी, ठीक है। यानी कि अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो मतलब ये है कि एक लिगेंड एक बार में कितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी डेंटिसिटी होती है, ठीक है। यानी कि लिगेंड अपनी डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग बहुत से टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बहुत तरीके के लिगेंड होते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी डेंटिसिटी के ऊपर। डेंटिसिटी को हिंदी में एक तरीके से इस वर्ड से भी बोलते हैं कि कितने तरीके से काटते हैं। काटते का नॉर्मल यूज़ यहाँ पे इतना किया जा सकता है कि कितने तरीके से या कौन से तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। समझ आ गई ये चीज़, ये इसकी डेंटिसिटी कहलाती है। यानी कि लिगेंड जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। मेनली आपके जो लिगेंड हैं अभी इस लेवल पे जो है बहुत से यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स आपके यूज़ नहीं किए जाते हैं, बहुत नॉर्मल से यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम पहले टाइप के लिगेंड की बात करें तो वो होता है क्या, यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट। यूनिडेंटेट या फिर जिसे हम कह सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब ये कौन से लिगेंड होते हैं भाई, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम ऊपर ये दोनों जो एग्जाम्पल है दोनों मोनोडेंटेट के हैं। जैसे Cl- है, एक बार में मेटल के साथ जुड़ेगा तो एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से Br- है, वो भी एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर हम NH3 की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है। H2O की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके के ये जो एग्जाम्पल है, जैसे Cn- की बात करते हैं, ठीक है भाई, Cn- की बात करते हैं तो Cn- भी मेटल के साथ में एक ही बॉन्ड बनाता है। तो क्या हो गए, ये सारे हो गए क्या, यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, किसकी, दूसरी बात करते हैं हम बाइडेंटेट या फिर कभी कभी इसे डाइडेंटेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट क्या होता है, सेकंड बाइडेंटेट। अब आपको इस सब चीज़ से पता चल ही गया होगा कि जो है कि बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब है तीन। तो इस तरीके से बहुत तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, ट्राई, टेट्रा, इन सब चीज़ों के भी होते हैं। अब देखो मेन आपके कभी कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि EDTA जो है वो कौन से टाइप का लिगेंड है, इज़ इट यूनिडेंटेट, इट इज़ बाइडेंटेट, इज़ इट मोनोडेंटेट, ठीक है। कौन से तरीके का लिगेंड है ये आपको बताना है। देखिए अब जो EDTA है, EDTA सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ध्यान है किसी को, बिल्कुल, एथिलीन डायएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब कुछ जो हैं बच्चे इसे टेट्रा एसीटेट ना लिखकर इसे टेट्रा एसीटेट ना बोलकर टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों है गलत, वो मैं अभी इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ, उससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। EDTA की मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये है CH2, यहाँ पे बॉन्ड आ गई है CH2, ठीक है। यहाँ से जुड़ा है नाइट्रोजन, यहाँ से जुड़ा है नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे है CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे है CH2 COO नेगेटिव, इधर भी है CH2 COO नेगेटिव और इधर भी है CH2 COO नेगेटिव। अब देखिए भाई होता क्या है, जब भी हम EDTA की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कभी कभी आपको EDTA की स्ट्रक्चर डायरेक्टली नॉर्मली भी पूछ ली जाती है, ठीक है, कि भाई EDTA जो है उसकी स्ट्रक्चर बताइए कैसी होती है। ये EDTA की स्ट्रक्चर है, किसके कॉम्प्लेक्स में, या फिर यूँ कहें कि किसके रिलेशन में बात करें हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। हमने इसे कहा है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पे इसके ये वाली जो बॉन्ड है ये फ्री है, यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ भी O नेगेटिव, यहाँ भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, टेट्रा एसीटेट आयन है। अगर मैं इसको एसिटिक एसिड बोलती, ठीक है, अगर मैं इसको एसिटिक एसिड बोलती तो यहाँ CH2 COOH होता, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या होता है, CH2COH, ठीक है। यहाँ पे CH3COH होता है, यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा हुआ है COH, यानी कि जहाँ पे CO नेगेटिव है वहाँ पे सब जगह पे OH होता, H होता, सब जगह पे H होता। यहाँ माइनस हट जाता और यहाँ सब जगह पे H लगता,
तब उस कंडीशन में हम इसे बोलते क्या, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिड क्या होता है, COOH होता है। यहाँ पे H की जगह पे क्या है, O नेगेटिव है सबके पास में, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट आयन ही कहलाएगा। अब ये एसिटेट आयन क्यों कहलाएगा, यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये क्या करता है भाई, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर देता है, मेटल को डोनेट कर देता है और मेटल के साथ में बॉन्ड बना लेता है। अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4 तरीके से बॉन्ड बना रहा है। इसलिए अगर हम यूजुअली इसका नाम बोले तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है। क्या है ये भाई, ये क्या है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है। लेकिन कभी कभी इसे क्या है, टेट्राडेंटेट लिगेंड की जगह पे एक और नाम दे दिया जाता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या दे दिया जाता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी जिस भी लिगेंड के अंदर होती है उसके अंदर सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आते हैं, ठीक है। अब इसके पास में 4 है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसको टेट्राडेंटेट भी बोल सकते हैं और हम इसे पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी टेट्राडेंटेट ना लिखकर इसे पॉलीडेंटेट लिख दिया जाता है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है भाई। समझ आ गई ये चीज़। तो इस तरीके से पहला हमने देखा यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये हो गया हमारा टेट्राडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड आपको समझ ही आ गया कि पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ठीक है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी लिगेंड्स, ठीक है भाई। अब होते क्या है ये एम्बीडेंटेट लिगेंड, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। होता क्या है भाई, जब भी हम लिगेंड्स की बात करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था क्लोरीन का, ठीक है। मैंने कहा था क्लोरीन एक बार में एक बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है भाई, एक बार में एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये यूनिडेंटेट लिगेंड हो गया। 2 बना रहे थे वो बाइडेंटेट हो गए। एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास में एक से ज़्यादा साइट्स होती हैं लिगेंड के साथ में, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने की, और वो क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड बदलते रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं NO2 की, ठीक है। यहाँ है हमारे पास में NO2 है, नाइट्रिक ऑक्साइड, N डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ये अगर इस कंडीशन में नाइट्रोजन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो N। क्या नाम होगा इसका, नाइट्राइटो N। लेकिन कभी कभी इस नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन जो है वो भी क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ में, मेटल के साथ में। कौन बना लेता है भाई, ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना लेता है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड बना लेता है मेटल के साथ में, यहाँ पे इस तरीके से। नाइट्रोजन तो बना ही सकता है। अब देखो क्लोरीन है, यहाँ पे तो एक क्लोरीन था, यही है, इसी के पास में पॉसिबिलिटी कि ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ में ये ऑक्सीजन भी इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, और वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन क्या होगी। वो चीज़ सारी जो कंडीशन वाली है वो आगे आएगी, उस चीज़ पे आप इतना ध्यान मत दो। अभी सिर्फ ये देखो कि NO2 जो होता है उसमें कभी कभी नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना लेता है और कभी कभी ऑक्सीजन भी बना लेता है। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो नाइट्राइटो N होता है, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो वो नाइट्राइटो O कहलाता है। समझ आ गई ये चीज़, बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है थायोसाइनेट होता है, ठीक है। थायोसाइनेट जो होता है उसकी कुछ बॉन्डिंग होती है NCS वाली, ठीक है। आप सभी को ध्यान होएगी ये चीज़ तो, ठीक है। एक होता है SCN, एक होता है SCN, और एक होता है NCS, ठीक है, NCS। अगर सल्फर मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अगर सल्फर मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, तो वो उसका उस टाइम पे जो नेमिंग डलती है वो होती है थायोसाइनेट। क्या होती है भाई, थायोसाइनेट, ठीक है। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, यहाँ पे सल्फर बना रहा था, नाइट्रोजन अगर मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन पे इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी आइसोथायोसाइनेट,
क्या होगी, आइसोथायोसाइनेट। समझ आ गई ये चीज़। सल्फर बनाएगा तो नॉर्मली थायोसाइनेट, अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो नाम बन जाएगा आइसोथायोसाइनेट। समझ आ गई ये चीज़। ऐसे लिगेंड कहलाते हैं हमेशा एम्बीडेंटेट। ये दोनों NO2 और जो SCN है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। ठीक है भाई, ध्यान रखना। एम्बीडेंटेट फिर से सुन लो, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास में दो तरीके से बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक तरीके से भी बना सकते हैं और सिचुएशन के बाद में वो दूसरे तरीके से भी बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो भी लिगेंड्स होते हैं वो एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। समझ आ गई ये चीज़। नेक्स्ट आता है आपका लिगेंड के बाद में एक चीज़ और बता दूँ, सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वो मोस्टली देखे गए हैं कि ये मेटल एटम जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों होते हैं, ये यूँ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डी ब्लॉक पाए जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि डी जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अंदर दो तरीके की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो क्या होना चाहिए कि उसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट होना चाहिए छोटा। जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतने ज़्यादा उसके साथ में लिगेंड जुड़ सकेंगे। अगर साइज़ बड़ा होगा तो लिगेंड बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बड़ा सेंट्रल एटम होगा तो लिगेंड भी बड़े ही होते हैं। लिगेंड्स मोस्टली सारे के सारे बड़े ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अगर सेंट्रल एटम भी बड़ा और लिगेंड भी बड़े तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से सेंट्रल मेटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए होता है कि साइज़ छोटा होना चाहिए और एक चीज़ होनी चाहिए कि उनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। समझ आ गई ये चीज़, ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लिगेंड्स और ये। ठीक है, अब आती है बात आपकी नेक्स्ट, दैट इज़ इसके बाद में लिगेंड्स के बाद में फोर्थ पॉइंट की जो हम बात करते हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, बहुत से आप नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो उस नॉमेनक्लेचर के अंदर आपको बहुत से कंपाउंड्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, कैसे है, क्या नहीं है, इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगी। होता क्या है, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे CO है। ठीक है, इसके साथ में हमने वही एग्जाम्पल नॉर्मली Cl और यहाँ पे ले रहे हैं NH3, यहाँ पे ले रहे हैं NH3 और यहाँ पे ले रहे हैं NH3। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो होता क्या है, हर एक सेंट्रल मेटल एटम पे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होता है और वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है लिगेंड्स की हेल्प से। जैसे कि हम यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो लिगेंड है इनके ऊपर चार्ज कितना है। हमें पता है Cl जो है वो हमेशा माइनस में होता है और NH3 जो होता है वो हमेशा कोई चार्ज वाला नहीं होता, ज़ीरो होता है इस पे चार्ज। यानी कि यहाँ पे एक Cl जो प्रेजेंट है उस पर -1 चार्ज है और ये जो NH3 है इन पर 0 चार्ज है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया हो तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, COCl3.NH33। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हमें निकालनी किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट को हम क्या कर लेंगे, X लेट कर लेंगे। X मान लिया हमने। Cl3, 3 Cl है जिसमें एक Cl पे कितना चार्ज है, एक Cl पे है -1, तो क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, टोटल 3, प्लस क्या करेंगे NH3 कितने हैं, 3 है और तीनों पे चार्ज कितना है, 0 है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ आ गई ये चीज़। हाँ अब देखिए आगे करते हैं, आगे क्या है, x क्या हो जाएगा, +-3 और ये तो पूरा 0 हो ही गया, ये 3 हो गया। x इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो कौन से चार्ज पे है, वो है +3 चार्ज पे है, या यूँ कहे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। समझ आ गई ये चीज़, बहुत इजी है। आगे हम और भी एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब आपको नोमेनक्लेचर आ चुकी होगी। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं, एक और आपके टर्म आती है, एक तो है होमोलेप्टिक और एक है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले ये बताइए कि होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है क्या, सेम,
ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ आई है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगी, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक टर्म आती है क्या, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमो का मतलब क्या होता है भाई, होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है होमो का, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो, एक ही तरीके के हो, सेम हो सारे के सारे लिगेंड, उन्हें कहा जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल CONH3 है हमारे पास में, इसके अंदर लिगेंड 6 के 6 क्या है, अमोनिया है, कोई भी दूसरा लिगेंड नहीं है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कहलाते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके अंदर सेम तरीके के लिगेंड्स ना होकर, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेम लिगेंड ना होकर कुछ और अलग तरीके के लिगेंड भी प्रेजेंट हो, उन्हें बोला जाता है हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स, सॉरी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब जैसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर यहाँ पे 6 के 6 NH3 थे, इसमें 3 NH3 और 3 Cl हैं, अलग अलग लिगेंड हो गए, 2 तरीके के लिगेंड हो गए, डिफरेंट लिगेंड हो गए। तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें बोला जाता है क्या, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और जिसमें सेम होंगे उन्हें कहा जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझ आ गई ये चीज़, बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये टर्म्स आपको अपनी NCERT की बुक से पढ़नी है। जो भी नहीं समझ आ रही है डायरेक्ट मुझे कमेंट कर दो यहाँ पे वीडियो के डाउन नीचे कि भाई हमें नहीं चीज़ समझ आई है, और अगर आपको वहाँ पे भी बाय चांस मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ना दे पाऊँ तो टेलीग्राम चैनल है माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से जाओ उस चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहाँ जाके आपको जो भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ उस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।